लास्ट लेक्चर पर जो हम लोग पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और एक टेबल एनसीईआरटी में दी है उसको फिल करना है। अगर वो टेबल आप फिल कर ले गए इसका मतलब आपको फिर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से ही आते हैं, जिसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल और फोटो रेस्पायरेशन और उसका जुड़ा कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ा ये था कि चाहे प्लांट C3 हो और चाहे प्लांट C4 हो, ग्लूकोज की सिंथेसिस या मेन बायोसिंथेटिक पाथवे C3 पाथवे ही है, पहला सवाल। दूसरा, C4 प्लांट और C3 प्लांट में कुछ समानताएं भी और कुछ अंतर भी हैं। जैसे C3 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन और C4 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन एक ही सेल में होता है, मेसोफिल में। बस फर्क ये होता है कि C3 में वो काम रुबिस्को कराएगा और C4 में वो काम पेपकेज कराएगा, एक अंतर है। दूसरा, C4 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन एक बार और होता है बंडल शीथ सेल में, वहां रुबिस्को ही कराएगा। तो C3 में केवल C3 चलेगी और C4 में C3 और C4 दोनों चलेंगे। तो जब दोनों चलेंगी तो C4 कहाँ चलेगी? तो मेनली वो है मेसोफिल सेल में, कुछ हिस्सा बंडल शीथ में भी है। और C3 कहाँ चलेगी? बंडल शीथ सेल में। फिर हम लोगों ने फोटो रेस्पायरेशन पढ़ा था, वो भी अच्छे कॉन्सेप्ट का है कि जो रुबिस्को नाम का एंजाइम, उसमें जो आखिरी में C और O लिखा है, उसमें C का फुल फॉर्म है कार्बोक्सिलेज और O का फुल फॉर्म है ऑक्सीजिनेज। तो ये जो रुबिस्को है इसका रियल नाम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज है। जब CO2 से जुड़ता है तो नाम कार्बोक्सिलेज हो जाता है, और जब O2 से जुड़ता है तो नाम ऑक्सीजिनेज हो जाता है। जब CO2 से जुड़ता है तो फोटोसिंथेसिस होती है, और जब O2 से जुड़ता है तो फोटो रेस्पायरेशन होता है। जब CO2 से जुड़ता है तो फोटोसिंथेसिस होती है, PGA बनता है, फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब ये O2 से जुड़ जाता है तो CO2 से कम जुड़ेगा, तो इससे रिजल्ट क्या होगा? CO2 का बाइंडिंग कम हो जाएगी, बाइंडिंग कम हो जाएगी तो फिर फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी नाते C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी से कम होती है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, C3 में होता है। होने के भी कारण है और ना होने के भी कारण है। कौन कौन सी कंडीशन है जो C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन कराएंगे? तो 4 कंडीशन मैंने बताई है। CO2 का कम होना या O2 का ज्यादा होना, टेम्परेचर का ज्यादा होना और लाइट इंटेंसिटी का ज्यादा होना। ये चारों कंडीशन प्रमोट करती हैं फोटो रेस्पायरेशन को, लेकिन C3 में ही प्रमोट करेंगी, C4 में नहीं। C4 में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है क्योंकि RUBP या रुबिस्को के सामने कभी भी CO2 की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि सेल के अंदर CO2 वहां बढ़ जाता है। क्यों? सेल के अंदर कार्बन 4 एसिड तोड़ते हैं, उससे CO2 निकलता है, वही रुबिस्को से बाइंड करता है। तो घुमा फिरा करके बात यह है कि C4 में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, इस नाते C4 की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? C3 से ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस भी ज्यादा होगा। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर पर पढ़ाई थी। काम करिएगा, ये जो C3 C4 और फोटो रेस्पायरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसका लेक्चर 2-3 बार देख लीजिएगा। इसकी अच्छी चीज ये है कि एक बार अगर आपके दिमाग में फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाएंगे तो 4-5 महीने अगर रिवाइज नहीं भी करोगे तो भी याद रहेगा। बस लेकिन पहली बार अच्छे से बात समझ में आ जाए तो अभी इसी जल्दी क्या करिएगा, 3-4 बार जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा। बस जैसे 3-4 बार जल्दी रिवाइज कर लोगे फिर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी आपकी आ जाएगी। फिर चाहे 3 महीने रिवाइज ना करिए, नहीं भूलेगा। तो मेमोरी अगर बढ़ाना चाहते हो तो इसी को अभी जल्दी मतलब लगातार 3-4 दिन ये पूरा चैप्टर फिर से पढ़ लीजिएगा, बस परमानेंट याद हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करें। तो टेबल
हम लोगों को ये भरनी है, हमने कहा था पेंसिल से भर के लाइएगा। ये टेबल दी है और इसको भर लेते हैं। पहला सवाल, यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ आंसर लिखने हैं और ऑप्शंस ये हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो C3 में कहाँ होती है और C4 में कहाँ होती है? केल्विन साइकिल कहाँ होती है? तो C3 में बताओ। तो C3 में मेजोफिल, और यहां ऐसे लिखते चलिए, आपके पास लिखा है, अगर सही लिखा है तो वेरी गुड, गलत लिखा है तो उसको इरेज करके सही कर लीजिएगा। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन अकर। तो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन का मतलब शुरुआती कार्बोक्सिलेशन तो कहां होता है? तो यहां भी मेजोफिल में होता है और यहां भी मेजोफिल में ही होता है। हाउ मेनी सेल, कितने टाइप की सेल हैं जहां फिक्स होता है CO2? तो ऑप्शन है 1 या 2। तो C3 में केवल एक ही है, और वो भी कौन सी? मेजोफिल। लेकिन C4 में क्या है? 2 हैं। तो पहले कहां? मेजोफिल, और फिर कहां? बंडल शीथ सेल। बढ़ते चलिए। विच इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? तो C3 में RU, BP, और C4 में PEP। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में 5 होते हैं और इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में 3 होते हैं। विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? तो यहां जो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो PGA है और यहां OAA है। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो इसमें कितने हैं? 3 है और इसमें कितने हैं? 4। डज द प्लांट हैव रुबिस्को? किस पौधे में रुबिस्को पाया जाता है? C3 में कि C4 में कि दोनों में? तो यहां भी देखो ऑप्शन यस नो में देना है, तो यहां भी ऑप्शन यस और यहां भी ऑप्शन यस। डज द प्लांट हैव कैपकेज? पेपकेज किसमें है किसमें नहीं है? तो यहां पेपकेज में क्या लिखोगे? नो, और यहां लिखोगे क्या? यस। यहां तक भर लो तो इसको ऊपर कर दे। आपके पास जो है NCERT उसमें यहां तक फिल कर लो, इसको हम ऊपर करें। ठीक है, बढ़ाएं? Which cell in the plant have रुबिस्को? आगे आओ आगे। रुबिस्को किसमें है? तो यहां C3 वाली चले है ना, तो C3 में बताओ। तो C3 में मेजोफिल और C4 में बंडल शीथ सेल। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। तो अगर हाई लाइट कंडीशन होगी तो C3 में होने लगेगा फोटो रेस्पायरेशन, और फोटो रेस्पायरेशन के नाते C3 में CO2 फिक्सेशन घट जाएगा। तो घट के 2 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा? तो या तो आंसर आप क्या दे दीजिएगा? लो। अगर लो ना मिले तो हम मीडियम भी लगा सकते हैं। और हाई लाइट इंटेंसिटी में यहां, तो यहां तो हाई ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि C4 पौधे तो हाई लाइट इंटेंसिटी को पसंद करते हैं, उसको रेस्पॉन्स देते हैं। वेदर फोटो रेस्पायरेशन प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। अब जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो लो लाइट इंटेंसिटी में
फोटो रेस्पायरेशन होगा कि नहीं, यही रियल में सवाल है, यही सब असली सवाल है। जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी, देखो C4 में तो होने नहीं है, तो C4 में तो नेग्लिजिबल लिखा रहेगा ना, उससे तो मतलब ही नहीं है। सारा खेल C3 का है, तो C3 में भी क्या रहेगा, नेग्लिजिबल ही रहेगा। भाई C4 में तो होना ही नहीं है, बस C3 की बात है। वेदर फोटो रेस्पायरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी, यही सब रियल सवाल है। तो देखो C4 में तो होना ही नहीं है, तो यहां क्या रहेगा, नेग्लिजिबल। बस C3 का बताओ। हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटो रेस्पायरेशन बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। वेदर फोटो रेस्पायरेशन वुड प्रेजेंट एट लो CO2, CO2 लो हो और चाहे CO2 हाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसमें, C4 में। C4 में क्या रहेगी, ये नेग्लिजिबल ही रहेगा। C4 में कुछ नहीं, बदलाव कहां आना है, C3। बताओ C3 में क्या लिख दें, तो लो CO2 है तो फोटो रेस्पायरेशन क्या हो जाएगा, हाई। यही रियल में 4 सवाल हैं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और ऑप्शन यहां से बना लेगा। मिट गया, लिख लिए थे, चलो कोई बात नहीं, फिर से लिखें। चलो भैया फिर से लिखो। CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, तो अगर हाई लाइट कंडीशन होगा तो क्या होगा, तो CO2 फिक्सेशन C3 में ज्यादा होगा कि C4 में। देखो हाई लाइट कंडीशन को रेस्पॉन्स कौन देता है, C4 देता है, तो C4 में क्या रहेगा, हाई रहेगा। बस हाई लाइट में C3 में क्या शुरू हो जाएगा, फोटो रेस्पायरेशन शुरू हो जाएगा। इसी नाते CO2 फिक्सेशन या तो क्या हो जाएगा, लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। फोटो रेस्पायरेशन है लो लाइट इंटेंसिटी, अब लाइट इंटेंसिटी लो है तो फोटो रेस्पायरेशन कहां होगा, ना C3 में होगा ना C4 में होगा, तो यहां भी क्या होगा, नेग्लिजिबल, और यहां भी क्या होगा, नेग्लिजिबल। फोटो रेस्पायरेशन एट हाई लाइट इंटेंसिटी, जैसे लाइट इंटेंसिटी हाई होगी फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, C3 में होगा कि C4 में, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हाई, और यहां क्या रहेगा, नेग्लिजिबल। फोटो रेस्पायरेशन एट लो CO2, CO2 कम होगा तो भी फोटो रेस्पायरेशन होगा C3 में, क्या, हाई, और यहां तो नेग्लिजिबल ही रहेगा, यहां तो कुछ होगा ही नहीं। फोटो रेस्पायरेशन प्रेजेंट एट हाई CO2, अब हाई CO2 में क्या होगा भाई, जब हाई CO2 होगा तो होगा ही नहीं, तो यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा नेग्लिजिबल, और यहां तो नेग्लिजिबल रहेगा ही। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका होता है लो और इसका होता है हाई, कितना, तो यहां रेंज लिख लेंगे 20 से 25 और यहां 30 से 40 किलोमीटर डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी एग्जाम्पल लिखने हैं, भर लीजिए। हेडिंग डालें फैक्टर फैक्टर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस। पहला सवाल है कि आखिर हम फैक्टर क्यों पढ़ेंगे, कोई तो पर्पज होना चाहिए, तो इस नाते पढ़ेंगे कि जो भी फोटोसिंथेसिस को फैक्टर इफेक्ट करते होंगे उससे फोटोसिंथेसिस का रेट बदलेगा, और फोटोसिंथेसिस के रेट का सीधा रिलेशन इससे है कि जो पौधा है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, उसका यील्ड कितना होगा। खासकर अगर वो कोई फसल है, क्रॉप है, तो क्रॉप प्लांट का जो उत्पादन है वो इसी पर तय होगा कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा है कि कम।
तो अगर कोई फैक्टर फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर रहा होगा तो उस फसल के उत्पादन को भी क्या कर देगा, वो प्रभावित कर देगा। तो फिर हमको पता होने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखते चलेंगे, का जो मेन असर पड़ेगा वो यील्ड पर, यील्ड ऑफ प्लांट या क्रॉप पर पड़ेगा। और फसल के उत्पादन पर चूंकि उसका असर पड़ने वाला है, तो फिर पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं जो फोटोसिंथेसिस को बढ़ाएंगे या फोटोसिंथेसिस को घटाएंगे। अब कौन कौन से फैक्टर हैं, तो फैक्टर को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। इंटरनल फैक्टर या इन्हीं को प्लांट फैक्टर भी कहते हैं। प्लांट फैक्टर का मतलब प्लांट की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर की स्थितियां, जैसे उस प्लांट में लीफ कितनी है और लीफ कितनी बड़ी बड़ी है, लीफ का सरफेस एरिया कितना है, लीफ के अंदर मीजोफिल कितनी है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कितना है। तो किसी भाई छोटा पौधा होगा तो कम फोटोसिंथेसिस करेगा, बड़ा पौधा होगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो किसी प्लांट में लीफ का नंबर, लीफ का साइज, लीफ का सरफेस एरिया, लीफ के अंदर मीजोफिल का नंबर, इवन लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या तय करेगी कि क्या फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा। इसके अलावा उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, अंदर की बात हो रही है। भाई एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा हो चाहे कम, उससे मतलब है, लेकिन एटमॉस्फेयर की CO2 का मतलब तभी नजर आएगा जब पौधे के अंदर होगी CO2। तो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन और क्लोरोफिल कितना है, पौधे में पत्तियां हरी कहीं पीली पीली पत्तियां लगी तो बहुत सारी हैं, लेकिन येलो कलर की अगर पत्तियां लगी तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्लांट फैक्टर में कई चीजें आएंगे, जैसे नंबर, साइज और ओरिएंटेशन, किसका, लीफ का, मीजोफिल सेल का और क्लोरोप्लास्ट। अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो कि मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनका ओरिएंटेशन चेंज होता रहता है ना, कभी पैरेलल होते हैं कभी परपेंडिकुलर होते हैं। प्लांट में इंटरनल CO2 लिखते चले, कंसंट्रेशन, प्लांट में अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सब छोटे छोटी बातें हैं, इनको इंटरनल फैक्टर। और ये बताओ किस बात पर डिपेंड करेंगे, तो ये प्लांट के जेनेटिक कंपोजिशन पर डिपेंड करेंगे। भाई जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे तो पौधा बढ़िया बड़ा साफ सुथरा होगा, बड़ा सा बना होगा, और अगर रेसिव कैरेक्टर होंगे तो पौधा छोटा होगा। जैसे हाइट ही की हम बात कर लेते हैं, तो पौधे में पत्तियां कितनी बड़ी बड़ी होंगी, पौधा कितना बड़ा बड़ा होगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये सब तो जीन तय करेगा ना, कि इन्वायरमेंट तय करेगा, इन्वायरमेंट नहीं तय करेगा। दूसरी चीज है एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर में मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे, और इन्वायरमेंटल फैक्टर में कई चीजें आएंगी, जैसे लाइट, लाइट कितनी अवेलेबल है, CO2 इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में CO2 कितनी है। इसके अलावा एक और फैक्टर, लाइट है, CO2 है, वाटर है, टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर और वाटर।
जैसे मान लेते हैं कि कोई पौधा रेगिस्तान में है तो उसकी मेन समस्या तो पानी ही है। अब जब पानी ही कम होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो ही जाएगी। हमको ये सब नहीं पढ़ना, हमको यही रियल में पढ़ना है। लाइट की अवेलेबिलिटी, CO2 इन एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और वाटर। फिर एक एक फैक्टर डिटेल में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पहले तो रटने वाला है। गिवन बाय काला आदमी ब्लैक मैन, कब दिए थे, 1905। ठीक है, क्या कहा था वो देख लीजिए। तो ब्लैक मैन का जो लॉ है ये कहता क्या है वो समझ लीजिए, फिर लिखिएगा। ये कहता है कि यदि किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस या किसी भी केमिकल प्रोसेस में एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, उसमें 4 फैक्टर इन्वॉल्व हैं, लाइट भी है, वाटर भी है, CO2 भी है, टेम्परेचर भी है। तो जब कभी कोई भी प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर के द्वारा इफेक्टेड होती है और चारों फैक्टर साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इन चारों में से कोई एक फैक्टर मेन फैक्टर होगा। उस फैक्टर को मेन फैक्टर कहेंगे जो उस रिएक्शन को सीमा में रखेगा। सीमा में रखने का मतलब लिमिट में रखेगा। जो फैक्टर उस रिएक्शन को लिमिट में रखेगा उस फैक्टर को लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। फिर से सुनते हैं। ब्लैकमैन कहते हैं कि जब कभी किसी केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शन में सेवरल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में 4 फैक्टर इन्वॉल्व हैं और साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में चारों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा। तो लोगों ने पूछा ये लिमिटिंग फैक्टर क्या है, तो कहा ऐसा कोई भी फैक्टर जो उस रिएक्शन को लिमिट में रखेगा, उससे ज्यादा नहीं होने देगा, उसको लिमिटिंग कहेंगे। कहीं समझ में नहीं आया तो कहा ऐसा कोई भी फैक्टर जो सबसे कम लेवल पर होगा उसी को लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इधर देखो, मान लेते A और B रिएक्शन कर रहे हैं और C प्रोडक्ट बन रहा है। मान लेते हैं कि A की संख्या 5 है, B की भी संख्या 5 है और प्रोडक्ट की संख्या 5 है। किसी परिस्थिति में ऐसा हो गया कि B की संख्या हो गई 3। अब बताओ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 5 बनेंगे कि 3? 3 बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या कम है, तो यही अब हो जाएगा लिमिटिंग। तो इस परिस्थिति में लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? B हो गया। B ने इस रिएक्शन को 3 पर लिमिट कर दिया, कहा इससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तब तक थोड़ी देर बाद इसकी संख्या अभी 5 ही है, थोड़ी देर बाद इसकी संख्या हो गई 2 और इसकी रह गई 3। अब बताओ अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे? तो अब प्रोडक्ट बनेंगे 2। तो अब A क्या हो जाएगा? अब A लिमिटिंग हो गया क्योंकि A की संख्या क्या है? कम है। तो जब कभी ढेर सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो जो सबसे कम होता है, जिसको सब ऑप्टिमम एनसीईआरटी में लिखा है या मिनिमम एनसीईआरटी में लिखा है, वही लिमिटिंग होगा। किसी एक रिएक्शन में जो अभी लिमिटिंग है, हो सकता थोड़ी देर बाद कोई और क्या हो जाए, लिमिटिंग हो जाए। तो फोटोसिंथेसिस में कितने फैक्टर हैं? तो कहोगे 4 फैक्टर हैं। एक CO2 है, एक लाइट है, एक टेम्परेचर है, एक वाटर है। इन चारों में रोजमर्रा की जिंदगी में या सामान्यतया कौन लिमिटिंग फैक्टर होता है? तो अगर चारों में चूज करना पड़ेगा तो आप CO2 लगाइएगा। ज्यादातर परिस्थितियों में CO2 ही क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर होता है। लेकिन कभी वाटर भी लिमिटिंग हो सकता है
कभी लाइट भी लिमिटिंग हो सकता है और कभी टेम्परेचर भी लिमिटिंग हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बढ़िया हरे रंग का पौधा है, मतलब क्लोरोफिल बढ़िया है, CO2 बढ़िया है, वाटर भी बढ़िया है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो पौधा लगा दीजिए किसी घने जंगल में, बड़े पेड़ के नीचे, तो वहां तक रोशनी नहीं पहुंचेगी, तो लाइट क्या हो जाएगी, लिमिटिंग। अच्छा, लाइट भी बढ़िया है, लेकिन पौधे को लगा दीजिए जाके पोल पे, धरती के, तो धरती के पोल पे लगा दोगे तो वहां टेम्परेचर क्या है, बहुत कम, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फैक्टर आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। लिमिटिंग फैक्टर हमेशा बदलता रहता है। कौन लिमिटिंग फैक्टर होगा मौके पे, तो कहोगे जो सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। जैसे अभी बी कम था तो बी लिमिटिंग हो गया, फिर ए कम हो गया तो ए लिमिटिंग हो गया। अब लिखें हमारे साथ, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता क्या है, इफ बायोकेमिकल प्रोसेस affected by several factor, तो होगा क्या, ऐसी स्थिति में कोई एक फैक्टर होगा जो क्या कर रहा होगा, बेटा बात ना करो, जो लिमिट कर रहा होगा रिएक्शन को, उसी फैक्टर को कहेंगे क्या, लिमिटिंग फैक्टर। किसी बायोकेमिकल प्रोसेस में अगर सेवरल फैक्टर होंगे तो कोई एक फैक्टर होगा जो क्या कर रहा होगा, लिमिट कर रहा होगा, उसी को क्या कहोगे, लिमिटिंग फैक्टर। और ये लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा, तो जो एट मिनिमम वैल्यू या एट सब ऑप्टिमम वैल्यू, जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसके कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से, तो एक है CO2 की कंसंट्रेशन, एक है लाइट, एक है टेम्परेचर, और एक है वाटर। ये सब साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है, तो यही है मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर। वैसे ये सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या है, लिमिटिंग। यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएंगे, 4 ऑप्शन दे देगा, लिमिटिंग फैक्टर आपसे पूछेगा, तो कहोगे सब लिमिटिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब एक साथ लिमिटिंग नहीं होंगे, कभी CO2 लिमिटिंग होगा, कभी टेम्परेचर लिमिटिंग होगा, कभी लाइट लिमिटिंग होगी, और कभी वाटर लिमिटिंग होगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पौधा हरे रंग का है, ऑप्टिमम लाइट भी मिल रही है, टेम्परेचर भी मिल रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो या तो पानी कमी होगी और या तो टेम्परेचर कम होगा। तो जरा इतना पढ़ लेते, फिर एक फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस,
कह रहा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी, ये आवश्यक है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट असर है किस पर? यील्ड ऑफ प्लांट, स्पेशली कौन सा? क्रॉप प्लांट। फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती कई फैक्टर, इंटरनल फैक्टर भी और एक्सटर्नल। इंटरनल या प्लांट फैक्टर में क्या क्या आएगा? नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, लीफ का, मीजोफिल का या उसमें पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट का, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, इवन अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। और जितने भी प्लांट या इंटरनल फैक्टर हैं वो किस पर डिपेंड होंगे? वो जीन पर डिपेंड होंगे। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ क्या है? सनलाइट एक फैक्टर है, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा CO2 कंसंट्रेशन और चौथा वाटर। कह रहा प्लांट की फोटोसिंथेसिस लिखा ऑल फैक्टर विल साइमल्टेनियसली, एक साथ प्रभावित करते हैं। हेंस थ्रू सेवरल फैक्टर इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट क्या? फोटोसिंथेसिस या क्या कहोगे? CO2 फिक्सेशन। बात एक ही है। यूजुअली एक ही फैक्टर होता है जो मेजर काज होता है, प्रमुख कारण होता है, जो क्या करता है? लिमिट कर देता है किसको? रेट को। हेंस एट एनी पॉइंट रेट विल बी डिटरमाइंड बाय फैक्टर अवेलेबल एट, क्या लिखा है? सब ऑप्टिमल लेवल, अपने ऑप्टिमम से कम। When several factor affect any bio या chemical process, तो ब्लैकमैन 1905 में दिए क्या? लॉ ऑफ लिमिटिंग। ये फैक्टर कहता क्या है कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा फैक्टर होंगे तो इसका रेट कौन डिटरमाइन करेगा? तो रेट वो फैक्टर तय करेगा जो कहाँ होगा? नियर इट्स मिनिमम वैल्यू। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली, हाँ ये फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्टली इफेक्ट करता हो क्या? प्रोसेस। इफ इट्स क्वांटिटी क्या? चेंज। ऐसा कोई फैक्टर जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा उसको फिर लिमिटिंग फैक्टर नहीं मानेंगे। तो रेट कौन तय करेगा? तो कहोगे वो तय करेगा जो सबसे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, कह रहा है कि सब कुछ है बढ़िया, हरे रंग की क्या है? पत्तियां हैं। ऑप्टिमम क्या है? लाइट। ऑप्टिमम क्या है? CO2। लेकिन प्लांट नहीं कर रहा है क्या? फोटोसिंथेसिस। कब? यदि टेम्परेचर क्या है? बहुत लो। तो ऐसी स्थिति में बताओ लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया? ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में जो टेम्परेचर है वही क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर। आगे बढ़ा दीजिए। ऐसी स्थिति में कौन लिमिटिंग हो गया है? टेम्परेचर। कह रहा अगर लीफ को दे दिया जाए क्या? ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो फिर से क्या शुरू हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस। तो एग्जामिनर करेगा क्या? ऐसे ही कोई कंडीशन क्रिएट करके आपको दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ लिमिटिंग कौन है। तो आप देख लीजिएगा लिमिटिंग कौन। जैसे आप यहाँ पहचान गए कि देखो ऑप्टिमम लाइट है तो लिमिटिंग होगी नहीं, सामान्य ग्रीन कलर का है मतलब क्लोरोफिल बढ़िया है, CO2 कंडीशन भी ठीक है, लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो या तो लाइट वो या तो टेम्परेचर खराब होगा और या तो वाटर में कोई मामला होगा। तो वो ऑप्शन देगा। वाटर ज्यादातर परिस्थितियों में लिमिटिंग नहीं होता, बहुत कम परिस्थितियां हैं जब वाटर लिमिटिंग होता है। तो तीन ही लोग लिमिटिंग होते हैं, या तो लाइट, या तो CO2 और या तो टेम्परेचर। एक एक करके पढ़ना है। पहली हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ लाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट। सुन लीजिए, 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। पहला सवाल है कि फोटोसिंथेसिस के केस में, अभी लिखिएगा नहीं बेटा, जस्ट सुन लेंगे। फोटोसिंथेसिस के केस में लाइट बहुत रेयरली लिमिटिंग होती है, कभी कभार हो सकती है लेकिन रेयरली लिमिटिंग होती है।
तो फोटोसिंथेसिस के केस में लाइट रेयरली लिमिटिंग होती है। लेकिन कुछ तो एग्जाम्पल हैं, जैसे तो इसका एग्जाम्पल दिया है कि मान लेते हैं कि कोई प्लांट है जो ग्रो कर गया है सैडी एरिया में, जहां छाया है, या डेंस फॉरेस्ट घने जंगल में। तो जो बड़े बड़े पेड़ होंगे उनके नीचे जो पेड़ होंगे उन पर प्रॉपर लाइट नहीं पहुंचेंगी। इन्हीं परिस्थितियों में लाइट क्या होगी, लिमिटिंग होगी, वरना लाइट लिमिटिंग नहीं होती है। तो यहां क्या हो जाएगी, अभी लिखो नहीं बेटा, रोज समझाता हूं, लिखने के चक्कर में ना रहो, लिखने में छूट जाएगा, घर में लिख लीजिएगा, समझने के चक्कर में रहा करो। लिखते रहते हो, छापते रहते हो, अब इतना तो बुद्धिमान हो नहीं कि लिख भी लोगे, समझ भी लोगे, सारा कुछ कर लोगे। लिखने छूट जाएगा, अभी पीडीएफ देंगे, आराम से लिख लीजिएगा, सुन लो पहले। फोटोसिंथेसिस के केस में लाइट क्या है, रेयरली लिमिटिंग है, लेकिन हो सकती है। जैसे कोई पौधा है जो ग्रो कर गया किसी ऐसी जगह पर जहां उतनी अच्छी लाइट नहीं थी, छाया में, या फिर डेंस फॉरेस्ट में, घने जंगल में कोई पौधा उगा है, नीचे ऊपर रोशनी आएगी, नीचे पहुंचेगी नहीं, तो लाइट लिमिटिंग हो जाएगी। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। केवल 10% ही इंसिडेंट लाइट से हो जाता है सैचुरेशन। पौधे को जितनी लाइट है दुनिया में, उसका अगर 10% भी मिल जाए तो भी पौधा खुश रहेगा। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ लाइट रोशनी कम है, पौधे को हो सकता है लाइट कम मिल रही हो, तो लाइट लिमिटिंग हो गई हो, लेकिन लाइट लिमिटिंग होगी नहीं, क्योंकि 10% पे क्या हो जाना है, सैचुरेशन हो जाना है। ठीक, जब हम लाइट की बात करते हैं तो हमको लाइट में 3 चीजें बात याद रखना है। लाइट की क्वालिटी, लाइट का ड्यूरेशन, और लाइट की इंटेंसिटी। क्वालिटी का मतलब है विजिबल वेवलेंथ होनी चाहिए, और विजिबल वेवलेंथ है कितनी, 400 से 700 नैनोमीटर। तो 400 से 700 नैनोमीटर वाली लाइट होनी चाहिए। ड्यूरेशन, कितनी देर एक्सपोजर हो रहा है, टाइम, और इंटेंसिटी भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो लाइट की इंटेंसिटी को समझाने के लिए एनसीईआरटी में ग्राफ बना है। ग्राफ ऐसे बना है, इधर की तरफ लिखा है CO2 फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस, और इधर की तरफ लिखा है लाइट की इंटेंसिटी। और ग्राफ ऐसे बना है, इस टाइप का बना हुआ है। इसका मतलब सिर्फ आप बता दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं इस जगह है, इस जगह, तो यहाँ लो लाइट इंटेंसिटी है। तो अगर लो लाइट इंटेंसिटी है और आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ यहां तक, तो फोटोसिंथेसिस का रेट या CO2 फिक्सेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर लो लाइट इंटेंसिटी पर हो और आप हाई लाइट इंटेंसिटी की तरफ जाओ तो CO2 फिक्सेशन या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, उसके बाद अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तब भी देख रहे हो कि फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर क्या हो गया होगा, लिमिटिंग हो गया। लाइट लो है और उस लो लाइट में आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो पौधे को अच्छा लगेगा। क्यों? लाइट की इंटेंसिटी लो थी, आप बढ़ाओगे, फोटोसिंथेसिस बढ़ा देगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते एक लिमिट आ जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। क्यों? इसी जगह कोई दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। फिर लाइट इंटेंसिटी और बढ़ाते चले जाओ। अगर लाइट इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ाओगे तो हाल ये होगा कि फोटोसिंथेसिस घटने लगेगा। अब ये घटने क्यों लगा है? तो अगर बहुत ज्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी पहुंच गए, वेरी हाई
लाइट इंटेंसिटी। तो अब होगा क्या, अब हो जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट ही टूटने लगेंगे, और अगर क्लोरोफिल पिगमेंट टूटने लगे तो फिर फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा ब्रेकडाउन। अभी लिखो नहीं, ऑफ पिगमेंट। और पिगमेंट के ब्रेकडाउन के रिजल्ट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी। तो घुमा फिरा करके जो बात याद रखनी है कि अगर लाइट इंटेंसिटी लो है और फिर आप बढ़ाओगे तब तो रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी हाई है और फिर बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो बढ़ना तो छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 कंक्लूजन है लाइट की इंटेंसिटी में। पहला कंक्लूजन है कि यदि हम कहां हैं, लो लाइट इंटेंसिटी पर हैं मौके पे, और फिर क्या करें, इंक्रीज करो लाइट इंटेंसिटी, तो क्या होगा, तो इंक्रीज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। लेकिन कहां तक, तो कहोगे अप टू लिमिट, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। आफ्टर दैट अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। फिर से सुन लीजिए, फिर लिखिएगा। किसी भी प्लांट में यदि लो लाइट इंटेंसिटी है और आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग। आफ्टर दैट नॉट इंक्रीज, ये लिख देते हैं। बिकॉज, क्यों, तो अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग। लिखो, इफेक्ट ऑफ CO2। देखें, जो पहली बात आपको पता है कि जो CO2 है वही क्या है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर। क्यों, क्योंकि सामान्यतया यही सबसे कम रहता है। एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम है, बिकॉज CO2 कंसंट्रेशन क्या है, वेरी लो इन एटमॉस्फेयर। अब है कितनी, तो 0.03% से 0.04%। ppm में कहेंगे तो 300 से 400 ppm भी है, लिख लो। CO2 ही मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। जब तक CO2 का बस चलेगा वही लिमिटिंग रहेगी। क्यों, क्योंकि CO2 हमेशा कम ही रहती है। कितनी है, दशमलव बाद जीरो लगा है उसके बाद लिखी संख्या, तो दशमलव बाद जीरो मतलब जीरो ही मानो तुम। 0.03 से 0.04% या 300 से 400 ppm है। अब सवाल यह है कि यदि इफ CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाए तो क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। इंक्रीज फोटो सिंथेसिस, लेकिन कब तक, तो अप टू
0.5%। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन 0.3 है, आप 3 से बढ़ा करके 0.5 तक ले जाओ, तब तक फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। लेकिन यदि CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज बियॉन्ड 0.05% तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि हाई CO2 डैमेज करने लगेगी। हाई CO2 हो जाएगा तो pH भी तो चेंज होने लगेगा, और pH चेंज होते एंजाइम काम करने बंद होने लगे। तो इस नाते CO2 कंसंट्रेशन अगर बहुत हाई करोगे तो गड़बड़ होने लगेगा। तो सवाल यह है कि इफेक्ट ऑफ CO2 चेंज कहां दिखाई पड़ेगा और कहां नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दो प्रकार के पौधे हैं हमारे पास, एक C3 है, एक C4 है। आप ये सोचो कि अगर टेम्परेचर कम है, एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर कम है तो CO2 बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा? लिमिटिंग। हाँ, टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम है तो, और CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाओ तो फिर फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा। तो इफेक्ट ऑफ CO2 कब देखना है? तो दो ऑप्शन में देखना है। एट लो टेम्परेचर, बताओ क्या होगा? CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा कि नहीं? कहोगे नहीं बढ़ेगा, चाहे C3 हो चाहे C4। तो एनसीईआरटी में लिखा है इंक्रीज CO2 नॉट रेस्पॉन्ड बाई C3 प्लांट या C4 प्लांट। अगर टेम्परेचर लो है तो CO2 बढ़ाने का किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एट ऑप्टिमम टेम्परेचर है तब दोनों लोग फिर खुश हो जाएंगे। अगर CO2 बढ़ाओगे तो C3 और C4 दोनों रिस्पांस करेंगे, लेकिन एक जैसा रिस्पांस नहीं करेंगे। हो सकता है C4 का फोटोसिंथेसिस ज्यादा बढ़ जाए, C3 की उतनी ना बढ़ पाए। तो क्या होगा? तो कहोगे बढ़ा हुआ CO2 रेस्पॉन्ड बाई बोथ C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। बस ये बताओ रेस्पॉन्स सेम होगा कि अलग होगा? डिफरेंट होगा। C3 प्लांट का रिस्पांस कुछ और होगा और C4 प्लांट का रिस्पांस कुछ और होगा। फोटोसिंथेसिस दोनों की बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन C3 में उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी C4 में बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? वो भी आगे समझ में आएगा, इतना लिख लो। देखो, C3 और C4 प्लांट बढ़े हुए CO2 को रेस्पॉन्स देंगे, लेकिन रेस्पॉन्स देने के तरीके में अंतर होगा। कैसे? वो समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं कि ये C4 प्लांट है और C4 प्लांट के सामने CO2 की कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि 300 माइक्रोलीटर पर लीटर है। माइक्रोलीटर पर लीटर है और आप CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और बढ़ाते बढ़ाते इसको ले जाओगे 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। बस इतना ही CO2 मिलेगा, ये खुश हो जाएगा, इसका सैचुरेशन हो जाएगा। तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पर
सेचुरेशन हो जाएगा। किसमें? C4 प्लांट में। लेकिन अगर ये पौधा C3 है, और इसके सामने CO2 कंसंट्रेशन, शुरुआत तो वहीं से करेंगे, 300 माइक्रोलीटर पर लीटर से स्टार्ट किया और कंसंट्रेशन बढ़ाना स्टार्ट किया, बढ़ाते रहे तो इसका जो सेचुरेशन मिलेगा वो 450 माइक्रोलीटर पर लीटर या उससे ज्यादा पर मिलेगा। यहां क्या हो जाएगा? CO2 सेचुरेशन होगा। इन C3 प्लांट। तो बढ़े हुए CO2 पर जल्दी खुश कौन हो जाएगा? C4। और देर में खुश कौन होगा? इसका मतलब C3 कहेगा और CO2 बढ़ाओ, तभी क्या होगा? सेचुरेशन होगा। तो बताओ CO2 की कंसंट्रेशन लिमिटिंग किसके लिए है? C4 के लिए कि C3 के लिए? C3 के लिए। क्यों? C3 कहता और बढ़ाओ, C3 कहता है और CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाओ। इसी नाते C3 प्लांट में ही क्या होता है? CO2 कंसंट्रेशन एज लिमिटिंग। क्वेश्चन ये आया हुआ कि CO2 कंसंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर की तरीके से काम करेगा, किसके लिए? तो आंसर क्या देंगे? C3 प्लांट। रटना आप रट लीजिएगा, C4 प्लांट का CO2 सेचुरेशन कितने पर है? 360 पर। और C3 प्लांट का CO2 सेचुरेशन कितने पर है? 450 या उससे ज्यादा पर है। तो वैज्ञानिकों को यह पता चल गया कि C3 पौधे ज्यादा CO2 डिमांड करते हैं। तो कैसे दिया जाएगा इनको ज्यादा CO2? तो क्या कर लिया गया? ग्रीन हाउस बनाया। ग्रीन हाउस क्रॉप, ध्यान से देखो, ग्रीन हाउस क्रॉप क्या होती है? तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिस अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हाई रहती है। इसको CO2 रिच इन्वायरमेंट कहते हैं। तो क्या किया? पॉलीथीन लगा दी गई, अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब इस बढ़ी हुई CO2 कंसंट्रेशन, ये इतना बड़ा मान लो बहुत बड़ा एरिया है, और उसके अंदर C3 पौधे लगाए जाएं, तो C3 पौधे तो खुश हो जाएंगे। क्यों? उनको क्या चाहिए? काफी ज्यादा हाई CO2 चाहिए। तो ग्रीन हाउस क्रॉप में अक्सर कौन यूज किए जाते हैं? तो कहोगे C3 प्लांट यूज किए जाते हैं। जैसे दो दिए हैं, टोमेटो एंड बेल पेपर। ध्यान से सुने, एनसीईआरटी में चीजें दी किस प्रकार से, पूछी कैसे जाएंगी। क्वेश्चन पूछेगा C4 पौधों का एग्जाम्पल बताओ। C4 तो तुरंत कहोगे मेज, सुगरकेन या सरगम। C3 पौधे का एग्जाम्पल बताओ। तो C3 पौधे बहुत सारे दुनिया में हैं, लेकिन कम से कम दो नाम तो याद ही रखो। कौन से? टोमेटो और बेल पेपर। ये कहां ग्रो कराए जाएंगे? ग्रो कराए जाएंगे CO2 इनरिच एयर। अब जब CO2 इनरिच एयर होगा तो यहां क्या मिलेगी इनको? हाई CO2 मिलेगी। तो हाई प्रोडक्टिविटी होगी। तो जो ये ग्रीन हाउस क्रॉप्स होते हैं जो टेंट में उगाते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि वहां CO2 रिच इन्वायरमेंट देना है, CO2 कंसंट्रेशन हाई रखेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हाई। लेकिन ये कौन करेगा? C3 वाले ही करेंगे। जैसे कौन? टोमेटो और बेल पेपर। तो ग्रीन हाउस क्रॉप देखो कोई, या कहीं देखो कंट्री उस टाइप का बना हुआ? मिल जाएगा। अब हमारे देश में तो खैर कम होता है, बाकी विदेशों में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। सामान्य खुले खेत में
फसल का उत्पादन कम होगा, और अगर उसको टेंट से उसी वाले ग्रीन कलर वाले से घेर दिया जाए तो उससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो ग्रीन हाउस में उत्पादन बढ़ जाता है, ये एसर्शन है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि C3 प्लांट क्या करेंगे, हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेट क्या है इनका, हाई है। कब, CO2 ज्यादा होने पर। लिखो अगली हेडिंग, टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो एनसीईआरटी से लिखा, लिखते चलेंगे। पहला सवाल ये है कि जो डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और अगर कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी तो उस पर टेम्परेचर का बहुत असर होगा, क्योंकि एंजाइम का टेम्परेचर से सीधा रिलेशन है। इसी नाते ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। और इसी नाते अगर टेम्परेचर चेंज हो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस पर। दूसरा, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंजाइमेटिक कम होती है, लाइट डिपेंडेंट ज्यादा होती है, तो ये लाइट सेंसिटिव होती है। यही एनसीईआरटी में लिखा है। इसी नाते अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो असर तो पड़ेगा, लेकिन कम असर पड़ेगा। इतना लिखो पहले। टेम्परेचर बढ़ाओ तो फोटोसिंथेसिस रेट C3 में बढ़ेगा, C4 में बढ़ेगा, लेकिन बहुत देर नहीं बढ़ेगा। जैसे ही हाई टेम्परेचर आ जाएगा, बताओ C3 रेस्पॉन्स देगा कि C4 रेस्पॉन्स देगा? तो हाई टेम्परेचर पर C3 को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि C3 का ऑप्टिमम टेम्परेचर ही कम है। 25 से 30 उसको चाहिए, आप दे रहे हो आप 40। और अगर किसी को 40 चाहिए और आप 40 दे रहे हो तो खुश हो जाएगा। तो हाई टेम्परेचर में कौन सा खुश होगा, C3 की C4? C4 खुश हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि हाई टेम्परेचर का रेस्पॉन्स C4 देते हैं, C3 नहीं देते हैं, कम देते हैं। क्यों? क्योंकि C3 का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, कम, और C4 का ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई है। C3 का ऑप्टिमम है कितना, 25 से 30। तो जो 25 से 30 जिसका ऑप्टिमम हो, अगर उसको हम 40 दें तो वो खुश नहीं होगा, और जिसका 30 से 40 है उसको 40 दें तो वो खुश हो जाएगा। देखो दो बातें। C3 प्लांट, बताओ इसका लो टेम्परेचर ऑप्टिमम है कि हाई? लो टेम्परेचर लिखते चले, ऑप्टिमम है कितना? तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी नाते नॉट रेस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर। जबकि C4 की अगर हम बात करें तो इनका है हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम है कितना?
30 से 40, इसी नाते ये रिस्पॉन्ड करते हैं किसको? हाई टेम्परेचर को। किसी पौधे का ऑप्टिमम टेम्परेचर लो होगा या हाई होगा, ये कौन तय करेगा? किसी पौधे का टेम्परेचर ऑप्टिमम लो होगा कि हाई होगा, ये तय कौन करेगा? ये इन्वायरमेंट तय करेगा। ऐसे सोचो कि जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं या ऐसी जगह जहां ठंडी ज्यादा पड़ती है, वहां अगर आपको भेज दिया जाए तो आपको ठंडी बहुत लगेगी, वहां के लोगों को उतनी ठंडी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो लो टेम्परेचर ही उनके लिए क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वही उनको अच्छा लग रहा है। और तुम्हारे लिए वो बहुत लो है, उन्हीं को यहां ले आया जाए, उन्हीं को यहां ले आया जाए तो यहाँ 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे आदमी बढ़िया खुश हैं, किसी कोई टेंशन ही नहीं है, इतनी गर्मी तो सामान्य बात है। उनको यहाँ ले आओ, कहेंगे बहुत गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे लिए टेम्परेचर क्या है? ऑप्टिमम है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म धरती में कहाँ रह रहा है, इससे तय होता है कि उसका ऑप्टिमम क्या है। अगर कोई धरती पर इक्वेटर के पास रह रहा है तो इक्वेटर के पास गर्मी बहुत होती है, तो यहाँ के पौधों का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। और अगर कोई यहाँ रहे तो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। धरती के पास वाला जो एरिया होता है, इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं ट्रॉपिकल। और इसके ऊपर का जो एरिया होता है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेम्परेट। आप सिर्फ इतना बताओ कि एक पौधा यहां लगा है, एक पौधा यहां लगा है, किसका ऑप्टिमम टेम्परेचर लो होगा? टेम्परेट वाले का ऑप्टिमम ट्रॉपिकल से लो होगा कि हाई? और ट्रॉपिकल वाले का टेम्परेट से? तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर ऑप्टिमम किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन हैबिटेट, कहां रहते हैं। जैसे टेम्परेट प्लांट और ट्रॉपिकल प्लांट के टेम्परेचर ऑप्टिमम में हाई किसका होगा, लो किसका होगा? तो टेम्परेट वालों का लो ऑप्टिमम होगा और ट्रॉपिकल वालों का हाई ऑप्टिमम। लो ऑप्टिमम और हाई ऑप्टिमम। इफेक्ट ऑफ वाटर। इफेक्ट ऑफ वाटर एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखेंगे। वाटर इफेक्ट करता है, लिखते चलें, प्लांट एज होल, पूरे पौधे पर इसका असर ज्यादा होगा, नॉट डायरेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पर यह अलग बात है कि फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन जब पौधा ही सूख जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो पौधे पर ज्यादा असर है। से अगर पौधे में पानी की कमी हो जाए, वाटर स्ट्रेस हो जाए, तो क्या होगा? तो देखो क्या हो जाता है, जो प्लांट की लीफ हैं
प्लांट की पत्तियां नीचे झुक जाती है और मुड़ जाती हैं, इसको विल्टिंग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? विल्टिंग हो जाएगी। अगर विल्टिंग हो गई तो सरफेस एरिया बढ़ेगा घटेगा? सरफेस एरिया घटेगा। तो क्या फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी? घट जाएगी। तो घट जाएगा सरफेस एरिया, तो घट जाएगी फोटोसिंथेसिस। और देखो, वाटर स्ट्रेस में है तो स्टोमेटा खुले होंगे कि बंद? पानी की कमी है तो कहेंगे स्टोमेटा बंद कर लो, पानी उड़ने ना पावे। अब स्टोमेटा बंद तो कर लिए कि पानी ना उड़े, तो क्या CO2 बाहर से आएगी? नहीं आएगी, तो फोटोसिंथेसिस घट जाएगी। तो स्टोमेटा क्या कर गए? क्लोज कर गए, तो घट जाएगा क्या? CO2 इनटेक। अब जब CO2 अंदर कम ही आएगी तो तुरंत घट जाएगा फोटोसिंथेसिस। कहां से? यहां तक तो पढ़ लिए थे ना, उसके ऊपर वाला लाइट। कह रहा ये आवश्यक है कि हम लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट के ड्यूरेशन में अंतर कर लें जब हम लाइट को एज ए फैक्टर डिस्कस कर रहे हो। कह रहे यहाँ लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर का मतलब ये है ना, स्ट्रेट लाइन। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाए तो रेट क्या कर गया? बढ़ गया। लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन क्या? लाइट और किसमें? CO2 फिक्सेशन। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हो गई, लिखा है रेट डज नॉट क्या? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग। कह रहा इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट सेचुरेशन कितने परसेंट पर है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है। आप फुल सनलाइट, फुल लाइट का केवल कितना परसेंट मिल जाए? 10%। बस उसने पौधा खुश है। एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड, थोड़ा सा छाया में या कहा? डेंस फॉरेस्ट। वरना अगर ये नहीं है तो लाइट रेयरली क्या होगा? लिमिटिंग। लाइट जल्दी लिमिटिंग है नहीं। अगर अगर बहुत ज्यादा लाइट बढ़ा दोगे बियॉन्ड ए पॉइंट तो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन ऑफ पिगमेंट या क्लोरोफिल, और उससे घट जाएगी फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड। ये लाइन टिक कर लो, यही काम की लाइन है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। क्यों? क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है। कितनी है? तो 0.03 से 0.04। अगर बढ़ाओगे कब तक? 0.05 तक, तब तक तो बढ़ेगा CO2 फिक्सेशन रेट। लेकिन अगर उसके बाद बढ़ाओगे तो डैमेज करने लगेगा, और डैमेज करेगा तो रेट घटने लगेगा। ये अच्छी लाइन लिखी है। C3 प्लांट और C4 प्लांट रेस्पॉन्स करेंगे कैसे? डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। अगर लाइट इंटेंसिटी ही लो है तो क्या करोगे? तो ना C3 खुश होगा ना C4। तो लिखा है नाइदर रेस्पॉन्स टू हाई CO2 कंडेंसर। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तब तो फिर दोनों रेस्पॉन्स देंगे, C3 भी देंगे और C4 भी देंगे। और देंगे क्या? की कंडीशन बढ़ा देंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ध्यान रखो कि जो C4 प्लांट है उसका सेचुरेशन कहाँ मिल जाएगा? 360 पे मिल जाएगा, जबकि C3 प्लांट का रिस्पांस कहाँ तक जाएगा? लिखा है सेचुरेशन मिलेगा हमको बियॉन्ड द 405। इसी नाते ये लाइन टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द, किसके लिए? C3। फैक्ट दैट C3 प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं किसको? हाई CO2 कंसंट्रेशन इन एन और इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या बढ़ जाएगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इसी नाते इनका यूज किया गया। C3 प्लांट को क्या किया गया? यूज किया गया। कहाँ? ग्रीन हाउस क्राफ्ट, जैसे टोमेटो और बेल पेपर। इनको कहा गया कि आप ग्रो करो किसमें?
CO2 इनरिच एटमॉस्फेयर में, और क्या बढ़ जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर। डार्क रिएक्शन क्या है, एंजाइमेटिक है, इसी नाते क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव है, लेकिन इफेक्टेड क्या लिखा है, थोड़ा कम असर पड़ेगा। C4 प्लांट रिस्पांस करेंगे हाई टेम्परेचर को और क्या बढ़ा देंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन C3 प्लांट की खास बात है, इनका बहुत लो क्या है, टेम्परेचर ऑप्टिमम है, तो ये ज्यादा रिस्पांस नहीं देंगे। हाई टेम्परेचर को रिस्पांस देगा कौन, तो कहोगे C4 देंगे, C3 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, ये देखो लिखा है, इनका टेम्परेचर ऑप्टिमम क्या है, लो है। अच्छा, टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट प्लांट डिपेंड ऑन कहां, हैबिटेट। जैसे तो जैसे टिक लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रॉपिकल प्लांट है, बताओ इसका टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा होगा कि कम, तो ट्रॉपिकल प्लांट हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट एडाप्टेड टू द टेम्परेट। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, टेम्परेट वाले का टेम्परेचर ऑप्टिमम कम होता है, किससे, ट्रॉपिकल वाटर। कह रहा है इवन वाटर इज द रिएक्टेंट ऑफ लाइट रिएक्शन, लेकिन इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर, इफेक्ट ऑन क्या है, प्लांट रादर देन डायरेक्टली क्या, फोटोसिंथेसिस। पौधे पर असर ज्यादा पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस पर सीधा असर कम पड़ेगा। अगर वाटर स्ट्रेस हो गया तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो क्या घट जाएगा, CO2 अवेलेबिलिटी घट जाएगी, फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। और वाटर स्ट्रेस हुआ तो लीफ कैसी हो जाएंगी, विल्ट। विल्ट का मतलब झुक जाना, थोड़ा मुड़ जाना, तो उससे सरफेस एरिया घट जाएगा, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाएगी। समरी पढ़ लीजिएगा, समरी पढ़ लीजिएगा कि यहाँ लाइन लिखी है, वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन, ये क्या है, ये फोटो रेस्पायरेशन है। तो ये शब्द एग्जाम में आ सकता है, वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इन C3 प्लांट, ये है क्या, फोटो रेस्पायरेशन है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है 5 नंबर। बताओ, तो अगर B है A नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक, एक बात तो कह रहा चलो फिर जब A के ना होने पर फोटोसिंथेसिस नहीं है, B है फिर भी नहीं हो रही है, तो फिर B है का है, तो दिया है वाई डू प्लांट है क्लोरोफिल बी एंड अदर नेसेसरी पिगमेंट। तो ये एक्सप्लेन हो चुका है, क्या ये लोग वाइडर रेंज कर देते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करके किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को, और बचाते भी तो हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको पढ़ लीजिएगा, एग्जामिनर दूसरी दुनिया से सवाल नहीं लाता है, यही सब उठा उठा के बनाता रहता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है।